लोगों की बातें, ताने, तिश्ने सब साथ चल रहे थे क्योंकि एक तो मैं मुस्लिम लड़की हूँ। जब मैंने नौकरी छोड़ी लोगों ने हमेशा से कहा दिमाग खराब हो गया है, लेक्चरशिप की नौकरी कोई छोड़ता है? ये पागल हो गई है क्या? तो मैं क्या करती थी, गाड़ी में ही बुर्का ओढ़ती थी और बुर्का ओढ़ के मैं घर जाती थी। अपने फादर को मैंने स्कूटरें ठीक करते हुए देखा, माँ को दुपट्टों पे बेले लगाते हुए देखा। अब रात के 11:30-12 बजे लड़की अंदर कैसे जाए मोहल्ले में अपने? तो मैं क्या करती थी, तो शुरुआत करते हैं मेरे बचपन से। जब मैंने बचपन में आँख खोली तो अपने आप को एक छोटे से घर में नहीं बल्कि एक दुछत्ती में पाया जिसकी छत मेरे कद के बराबर थी। मेरा भाई लंबा था, जब खड़ा होता था तो छत से टकराता था और वहाँ पे बाथरूम भी नहीं था। अपने फादर को मैंने स्कूटरें ठीक करते हुए देखा, माँ को दुपट्टों पे बेले लगाते हुए देखा। यहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी, यानी फौजिया दास्तान गो की कहानी। मेरा नाम है फौजिया दास्तान गो और मैं एशिया की सबसे पहली महिला दास्तान गो हूँ। मगर दास्तान गो तक पहुँचने से पहले मेरी एक और कहानी है। जैसे कि मैंने बताया, जब मैंने आँख खोली अपने माँ बाप को बहुत स्ट्रगल करते हुए पाया। मेरी अम्मा ने मेरा एडमिशन कराया था एक जय भारत स्कूल में क्योंकि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढूं। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ हो गया कि वो वहाँ की फ़ीस नहीं दे पाएंगी। उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला और एक एमसीडी स्कूल में एडमिशन कराया और उन्होंने कहा कम से कम उर्दू पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो कल को अगर कहीं दूर शादी हो गई तो ख़त लिखेगी। ये सोच के उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू की अपनी और पढ़ते पढ़ते वहाँ से स्कूलिंग करी, 12th पास की। 10th के बाद जब 12th पास की मैंने तो 12th के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे मतलब पढ़ाई में मैं ठीक ठाक थी तो इसको आप जेबीटी करा दो। जेबीटी मतलब 12th के बाद एक टीचर ट्रेनिंग एक होती है, उसके बाद कि कहाँ कहाँ ये तुम लोग कैसे पढ़ाओगे, ग्रेजुएशन कैसे कराओगे, पैसे तो है नहीं, तो ऐसा करो उसको 12th के बाद वो डिप्लोमा करा दो ताकि टीचिंग की नौकरी वोकरी लग जाए तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब वो कह भी किसको रहे थे मुझको, मेरा दिमाग ख़राब है अच्छा खासा, मैं काफ़ी ज़िद्दी हूँ। और मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूँगी कि जब 7th क्लास में जब मुझे लगा कि मुझे हेल्प चाहिए पढ़ाई के लिए तो मैंने 7वीं क्लास से ट्यूशन्स करनी शुरू कर दी थी। पहली बच्ची थी महजबी जिसको मैंने पढ़ाना शुरू किया था 60 रुपये महीने पे। वहाँ से मेरी ट्यूशन्स की जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने ट्यूशन करते करते अपनी 10th की, 12th की और 12th तक आते आते मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मुझे कम से कम टीचिंग तो नहीं करनी है। और उस ज़माने में सब लोग कहते थे अच्छा ठीक है बीए पास कोर्स कर लो, ये कर लो। फिर मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स किया। सोशियोलॉजी ऑनर्स मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे अपनी बीएड की लाइन बंद करनी थी, क्योंकि उसके बाद आप बीएड नहीं कर सकते। मैंने 3 साल तक मैं रोज़ सुबह जामिया से निकलती, अपने घर से निकलती थी, जामिया पहुंचती थी, ब्लू लाइन बसेस चलती थी उस ज़माने में, और शाम को घर पहुंचती थी और मैं 2 रुपये समोसे के होते थे मैं वो भी बचा लिया करती थी, कम से कम सेव हो जाएंगे पैसे। और फिर घर आके हम खाना खाते थे। मैंने अपना एमए कंप्लीट किया और वहाँ से निकल के मैं बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में आई। मगर तब तक जो मैं कर रही थी, जो मैं एजुकेशन अपनी ले रही थी, बेसिकली पढ़ाई तो मैं कर रही थी, मगर जो मेरा परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला जो एक मेरे अंदर कुछ था कि मैं डांस को देखती थी, मुझे डांस सीखना था, मुझे थिएटर करना था, मुझे ड्रामा करना था। मगर एक तो कोई गाइडेंस नहीं थी ये कैसे करना है, दूसरे पैसे तो बिल्कुल नहीं थे क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए आपको पैसे चाहिए। तो इसलिए मैंने पढ़ाई की राह पकड़ी। पढ़ाई की राह पकड़ने के बाद फिर मैंने सबसे पहले मैंने नौकरी अपनी जो मुझे मिली वो थी एकॉर्ड, एशियन सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहाँ पे बाकायदा मुझे पिक्चर्स दिखा के वो जो सिलेक्शन होता है ना, आपको स्टोरीज लिखनी होती हैं, फिर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो क्लियर करके मैंने उस एनजीओ को ज्वाइन किया। पहले दिन जब मैं गई वहाँ पे एकदम फिरंगी माहौल था, मुझे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी और मेरे साथ जो कुलीग थे वो सब अंग्रेज़ी बोल रहे थे। तो मैंने नीना से बाकायदा पूछा, मैंने कहा नीना आपने मुझे क्यों चूज़ किया? उसने कहा फौजा तुम्हारे अंदर एक स्पार्क है और यहाँ हमें अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम ओखला का जो एरिया है प्रोजेक्ट मैनेजर तुम वहाँ बनो और वहाँ पे सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट का काम चल रहा था, वो तुम हैंडल करो। तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ और वहाँ का कुत्ता भी अंग्रेज़ी बोलता था उस ऑफिस का। और उस माहौल में मैंने काम करना शुरू करा। 8 महीने वहाँ काम किया, फिर प्रथम ज्वाइन किया, 7 साल डेवलपमेंट सेक्टर में वहाँ काम किया। लेकिन कहीं ना कुछ छूट रहा था, कुछ मिसिंग था। घर के हालात पहले से तो बेहतर हो रहे थे, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि अब मैं नौकरी करने लगी थी, भाई भी स्टैंड हो रहा था। लेकिन कहीं कुछ था जो मिसिंग था मेरी ज़िंदगी में, जो कि मुझे करना था। और मैं प्ले देखने जाती थी मंडी हाउस पे और मुझे लगता था कि मैं कब जाऊंगी स्टेज पे, मैं कब जाऊंगी स्टेज पे। तो हमारे एक दोस्त हैं प्रभात, उन्होंने कहा भाई फौजा तुम कहानियाँ इतनी अच्छी सुनाती हो, तुमने कभी दास्तान गोई देखी है?
तो मैंने कहा नहीं, मैंने दास्तान गोई नहीं देखी। 2006 में मैं दयाल सिंह कॉलेज में गई, वहाँ पे महमूद फ़ारूक़ी और दानिश हुसैन परफॉर्म कर रहे थे, और जब मैंने दास्तान गोई देखी मुझे लगा लाइक यही है वो चीज़ जो मुझे ज़िंदगी में करनी है। और 2005-6 में दो दास्तान गोई को कोई नहीं जानता था। शो ख़त्म हुआ, महमूद दानिश नीचे उतरे, मैं उनके पास पहुँची और मैंने सीधा कहा मुझे दास्तान गोई सीखनी है। वो हैरान हो गए, मतलब ये लड़की कहाँ से आई है और कह रही है मुझे दास्तान गोई सीखनी है, मतलब। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आके मिलिए। और इस बीच ये होता रहा था कि मेरी नौकरियों में जब भी प्रमोशन की बात आती थी, काम आप बहुत अच्छा करती हैं फ़ौज़िया, लेकिन हम आपको प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, आपको अंग्रेज़ी बोलनी है। तो वो चीज़ ना कहीं बहुत चुभने लगी थी मुझे कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, और मुझे इतनी चंडी चढ़ गई इस बात के ऊपर कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी भी नहीं है। अंग्रेज़ी सीखी जा सकती है ना, ऐसे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे वो काम करना है जो मुझे आता है। मुझे क्या आता है? मुझे उर्दू आती है। दास्तान गोई किस में है? उर्दू में है। फिर वहाँ से मैंने दास्तान गोई सीखनी की और नौकरी नहीं छोड़ी। मैं सुबह से शाम तक नौकरी करती थी, रिहर्सल करने जाती थी, शाम को रात को 10-11 बजे घर पहुँचती थी। अब 11:30 बजे दानिश हुसैन मुझे जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पे छोड़ते थे। अब रात के 11:30-12 बजे लड़की अंदर कैसे जाए मोहल्ले में अपने? तो मैं क्या करती थी, गाड़ी में ही बुरखा ओढ़ती थी और बुरखा ओढ़ के मैं घर जाती थी, ताकि किसी को पता ना चले कि भाई ये है। तो इस तरह से मैंने वो सब सीखा, क्योंकि लेट रिहर्सल्स होती थी, लेट आप घर जाते थे, वहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ। 2014 तक आते आते नौकरी दास्तान गोई के आड़े आने लगी। शोज़ हो रहे हैं तो आपको छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस से, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, इतना आपको ऑफ नहीं मिलेगा। 2014 में मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ये नौकरी ज़रूरी है, पैशन ज़रूरी है? अंदर से जवाब आया पैशन ज़रूरी है, क्योंकि घर भाई ने संभाल लिया था, मुझे अब वहाँ पे इतना कुछ करना नहीं था, ज़िंदगी में बहुत ख्वाहिशें हैं नहीं। तो मुझे लगा 2014 दिसंबर में मेरा दिमाग ख़राब हुआ और मैंने नौकरी छोड़ी। और 2 महीने फिर मैं बैठी हुई थी सिर्फ कि मैं करूँ क्या, मतलब कैसे इसको आगे बढ़ाऊँ। फिर मैंने वहाँ से काम करना शुरू किया अकेले। मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा नाम नहीं है मेरे पास, ठीक है। जब आप परफॉर्मिंग आर्ट्स फील्ड में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है सबसे पहले आप कौन हैं, आपके उस्ताद, आप लाइक आप किसकी बेटी हैं, ये सब बहुत होता है इस तरह की फील्ड में। लेकिन मैं वहाँ से वो स्ट्रगल करके निकली और मैंने वहाँ से वो अपना नाम बनाया। लोगों ने, जब मैंने नौकरी छोड़ी, लोगों ने हमेशा से कहा दिमाग ख़राब हो गया है, लेक्चरशिप की नौकरी कोई छोड़ता है, ये पागल हो गई है क्या, ये करने क्या वाली है। मतलब लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, मैं ननिहाल में या कहीं पे भी हर जगह मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया इस चीज़ के लिए कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये कहानियाँ सुनाएंगी, कहानियाँ पता नहीं क्या करने वाली हैं, कहानियाँ सुनाएंगी, कहानियाँ मतलब रोएंगी एक दिन बैठ के। और वो सब साथ साथ चल रहा था, लोगों की बातें, ताने तिश्ने सब साथ चल रहे थे, क्योंकि एक तो मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मेरे ख़ानदान में मुझसे पहले कोई स्टेज पे गया ही नहीं है, परफॉर्मिंग आर्ट्स किसी ने सोचा ही नहीं है, सब टीचिंग प्रोफेशन में हैं या ऐसे प्रोफेशन में नहीं है जहाँ पे एक्टिंग और आपको ट्रैवल करना हो, इतना ज़्यादा इंटेंसिव ट्रैवल हो। तो वो अपने आप में एक चैलेंज था, लेकिन वो ज़िंदगी चलती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अचीव करना शुरू किया। अखबारों में लोगों ने मेरे टैलेंट को रिकग्नाइज़ किया, मेरे आर्टिकल्स आने शुरू हुए। अब जब लोग अखबार खोलते थे तो मेरा फ़ोटो पाते थे उसमें, तब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ, रिश्तेदारों वगैरह को कि क्या काम कर रही है। तो वहाँ से सिनेरियो चेंज होना शुरू हुआ। अब वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, आप लोग कहते फौजिया उसको तो हम जानते हैं, हमारी तो भांजी है, हमारी तो भतीजी है। तो ये सब बातें बताने का आपको तरीक़ा ये है कि हमारा जो जुनून होता है ना, हमारी जो ज़िद होती है, ठीक है, और जिसको हमको ये बिलीव करना होता है ये हम करने वाले हैं, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको लगे रहना होता है। मैंने जो जर्नी 2006 में शुरू करी थी, कि मैं समझती हूँ 2016 में आते आते उसका नाम हुआ 10 साल मैंने अपने उस पैशन को दिए। 10 साल का वेट था, 10 साल की स्ट्रगल थी, 10 साल के ह्यूमिलेशन भी था एक तरह से देखा जाए तो। अब बहुत बार टूटते हैं इस जर्नी में, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है सब कुछ, अब बहुत बार टूटते हैं, बहुत बार आप रोते हैं, बहुत बार आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हैं आप। लेकिन जब आप शो करते हैं ना, जब आप वो चीज़ अचीव करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं और लोग कहते हैं वाह क्या परफॉर्मेंस थी, कमाल कर दिया, वो है अचीवमेंट उस स्ट्रगल का, वो है अचीवमेंट, वो वो आपकी कमाई है बेसिकली जो आप कमाते हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैं यहाँ पे आपको रेबल होना नहीं सिखा रही, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं सिखा रही आप क्रांतिकारियों के घर से निकल जाइए। मैं घर पे रही, मैंने पढ़ाई की पूरी, उसके बाद मैंने अपने पैशन को अपनाया। तो एक प्रोफेशन अपनाना भी ज़रूरी है पैशन के साथ साथ, आपको अपना एक स्किल देना ज़रूरी है जो आप कर सकें साथ साथ, और उसकी राह पे चलना ज़रूरी है पूरी ईमानदारी के साथ, रियाज के साथ और जुनून के साथ। मैं हमेशा सिर्फ एक बात कहती हूँ, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा,
मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। ख़वातीन हज़रात आदाब, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, जोश टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।